मोटिवेशनल फिजिक्स के आज इस 11th क्लास के क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग इसमें 11th क्लास प्लस बेसिक नीड्स की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर सही ढंग से आप अगर पूरे क्लास को 11th क्लास का पूरा स्टडी कर लेंगे तो निश्चित रूप से 12th क्लास में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में जो मैं टिप्स देता हूँ उससे बढ़िया से देखें, आसानी से समझ में आएगा और आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत काम करेगा। 12th क्लास का भी मेरा चल रहा है अभी क्लासेस, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी देख सकते हैं। 11th क्लास को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th क्लास अगर ठीक नहीं होगा तो आगे आपको 12th क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स में करीब सभी चैप्टर्स में दिक्कत होगी। ये दूसरा क्लास है यूनिट एंड डायमेंशन का, यानी 11th क्लास का। पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके कितने कैटेगरीज हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके यूनिट्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे हम लोग। तो यूनिट एंड डायमेंशन का ये सेकेंड क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। उसी स्टैंडर्ड को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं, क्योंकि उसी स्टैंडर्ड से उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान होती है। जैसे अगर हम लिखते हैं कहीं पर 10, कहीं 5, कहीं 2 लिख दिए तो ये सिर्फ नंबर है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूनिट लिख दें, किलोग्राम, यहाँ मीटर लिख दें, यहाँ सेकंड लिख दें, तो यह बात बिल्कुल समझ में आती है कि यह 10 जो है वो मास के विषय में कहा जा रहा है, या मीटर जो है वो लेंथ या डिस्टेंस के विषय में कहा जा रहा है, और ये समय के विषय में कहा जा रहा है। मतलब कि इस क्वांटिटी का होना जरूरी है उस फिजिकल क्वांटिटी की पहचान के लिए। और ये ऐसा वैसा क्वांटिटी नहीं है, ये वैसे क्वांटिटी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वैसे स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो स्टैंडर्ड की पहचान सारी दुनिया में हो, सभी उसे पहचाने। यानी किलोग्राम कहने का मतलब है सभी ये समझ जाएंगे कि मास के विषय में कहा जा रहा है। मीटर कहने का मतलब है डिस्टेंस के विषय में, लेंथ के विषय में कहा जा रहा है। सेकंड कहने का मतलब समय के विषय में कहा जा रहा है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड और यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, इन ऑर्डर टू मेजर, मापने के लिए, इन ऑर्डर टू मेजर a physical quantity, a standard is required. This standard कहने का मतलब जिसकी पहचान सभी जगह हो। This standard is called unit of the physical quantity. In order to measure a physical quantity, a standard is required, and this standard is called unit of the physical quantity. अब इसको अलग अलग सिस्टम्स में बांटा गया इस यूनिट को। तो इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स अलग अलग समयों में इसका यूज हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई और उसमें हम लोग पढ़े, उसके विषय में आगे जाने। बेसिकली 3 बेसिक क्वांटिटी को हम लोग लेके चलते हैं और इसी पर सिस्टम बना, इसी से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना। पहला तो लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। और भी पिछले क्लास में हम एसआई सिस्टम में बताए थे, सप्लीमेंट्री में बताए थे, लेकिन बेसिक रूप में यही 3 है। या बेसिक है, या बेस क्वांटिटी एक तरह से हुआ फिजिक्स के लिए, जिसका इस्तेमाल सभी जगहों पर होता है। और इसी पर बेस्ड आपका पहला हुआ सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम
C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for second. और सेंटीमीटर का मतलब हुआ लेंथ की विषय में बता रहा है। ग्राम जो है दिस इज फॉर मास, और सेकेंड तो आप समझ ही रहे हैं दिस इज फॉर टाइम। तो यह सिस्टम सीजीएस सिस्टम लेंथ, मास और टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर करता है। यानी कहीं पर अगर डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि यह सीजीएस सिस्टम को बता रहा है। मास अगर ग्राम में लिखा हुआ हो तो हम समझ जाएंगे कि वह सीजीएस सिस्टम है, और समय सेकेंड में। ये तो पहला हुआ। दूसरा, एफपीएस सिस्टम। इनफैक्ट यह ब्रिटिश सिस्टम है। इसमें F stands for foot, P stands for pond, and S again for second. फुट यानी लेंथ हो गया, पॉन्ड मास, और सेकेंड तो समझ ही रहे टाइम के विषय में। तो इस तरह से अगर फुट, पॉन्ड, सेकेंड में अगर कोई दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यह एपीएस सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है। तीसरा हुआ एमकेएस। एमकेएस सिस्टम। M stands for meter, K stands for kilogram, and again S for second. This is length, this is for mass, and this is for second. टाइम। इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि अगर कोई यूनिट किसी क्वांटिटी का दिया हुआ है तो उस यूनिट के आधार पर हम समझेंगे कि किस सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे एसआई सिस्टम। एसआई नंबर 4 हुआ एसआई, जो अभी यूज होता है। अभी हम लोग इसी का यूज करते हैं, एसआई सिस्टम का। एक्चुअली एसआई सिस्टम लिखना सही नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा एसआई यूनिट्स, इसलिए कि एस जो है वो सिस्टम पे स्टैंड करता है, तो दो बार हम लोग सिस्टम नहीं लिखेंगे। एक्चुअली एसआई जो है या फ्रेंच नेम से आता है, उसमें है ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट्स, या फ्रेंच नेम है, ये फ्रेंच से आता है। और इसी से इसमें एस पहले है, इंटरनेशनल बाद में है, इसी से इसका नाम यहाँ एसआई पड़ा। एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इसको हम रफली कहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर सिस्टम लिखना ये गलत हो जाएगा। आपको जब भी लिखना होगा तो एसआई यूनिट्स लिखेंगे। इनफैक्ट वो सिस्टम ही है, लेकिन वहां पर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स के विषय में कहा जाता है। और पिछले क्लास में बताए थे कि इसमें हम लोग 7 फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम के अलावे और भी फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल या बेस के नाम पर जानते हैं। और इसमें पहला कैटेगरी हुआ जिसको बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। बेस और फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम नेम उसका लिख दिए थे हम, आज उसका क्या यूनिट है और क्या उसका सिंबल है ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आ गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity,
और amount of substance ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक और फंडामेंटल के रूप में आता है, इन सभी का हम जानते हैं लेंथ का मीटर, मास किलोग्राम, अभी बताए थे हम केस में, उसी का डेवलप्ड रूप है किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्लास के लास्ट में मैं कुछ स्पेशल चीज आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि एम्पियर तो साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन तो साइंटिस्ट का नाम है, कैंडला, ये सब कैसे सर ने छोटा इस पे स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा हम लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो बच्चों का मार्क्स सेम आ जाता है कंपटीशन में, तो वैसी स्थिति में बहुत बारीकी से उसको देखने से पता चलता है कि किसका सही नंबर है और किसका नंबर घटाया जा सकता है। तो बताएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, कहाँ मिस्टेक नहीं, क्या आपसे ब्लंडर होता है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, किताबों में भी नहीं दी जाती है, लोग बताते भी नहीं है, और लिखने के क्रम में लोग समझते नहीं है। तो इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा क्लास के लास्ट में। मीटर को स्मॉल एम, किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, सेकेंड स्मॉल एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडला CD, और मोल इज MOL, मोल। तो ये सारे बेसिक क्वांटिटीज हैं, जिसके ये यूनिट्स हैं और इसके ये सिंबल्स हैं। इसी सिंबल से इसको जाना जाता है, इसको पहचाना जाता है। और इसके बाद हम सप्लीमेंट्री भी दो ठो बताए थे आपको, उसको नोट करते जाइए। ये सब बहुत बेसिक चीज है। आगे जब पढ़ाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह, जब डायमेंशन पढ़ाएंगे, जब उसके यूजेस पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स बताएंगे, सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी बताएंगे कौन कौन एग्जाम्स में आते हैं, और बिल्कुल आपकी जो नॉलेज होगा इस चैप्टर का बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए कहीं चिंता की बात नहीं। तो दूसरा हुआ इसका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एसआई, इसमें लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको, एक होता है प्लेन एंगल जिसकी इकाई रेडियन, और सिंबल में RAD स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, और दूसरा सॉलिड एंगल जिसका स्टेरेडियन, और सिंबल में SR हम लोग लिखते हैं। ये लास्ट क्लास में नाम तो बता दिए थे, यूनिट से बता दिए थे। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एसआई सिस्टम के 2-3 उसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे कि उसके एडवांटेजेस हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्सन 12th क्लास में भी आता है, उसको आपको उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, डोंट राइट सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट। इसमें पहला हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक सिस्टम। मतलब एसआई जो है वो मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का क्या मतलब हुआ, पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझाएंगे क्या उसका मतलब है। इट इज डेसिमल बेस्ड सिस्टम, डेसिमल बेस्ड सिस्टम। अभी हम एग्जाम्पल से बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑल कन्वर्सन्स बिटवीन यूनिट्स, all conversion between units are based on multiples and submultiples of 10।
मल्टीपल्स का मतलब हुआ 10 का प्लस पावर से रहेगा, सब मल्टीपल का मतलब हुआ 10 के माइनस पावर से रहेगा। जैसे अब देखिए इसका क्या मतलब, ये मैट्रिक सिस्टम कहने का मतलब है कि जब हम एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी वहां न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे वो 10 के पावर के रूप में होगा। अगर बड़ा बनाना है, अगर बड़ा वहां है तो 10 का प्लस पावर होगा, अगर छोटा करना है तो 10 का माइनस पावर होगा, यानी उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑब्टेन, हम बताएंगे बहुत सारे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स कौन कौन होते हैं, उसको प्रीफिक्स के रूप में बताएंगे। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं हम लोग 1 dm यानी 1 डेसीमीटर। सो क्या पढ़ते हैं हम लोग 1 डेसीमीटर, और डेसी का मतलब होता है बताएंगे अभी थोड़ी देर में -1, तो 10 पर पावर -1 और ये हो जाएगा मीटर। तो 1 डेसीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सन इसका है, तो 10 टू द पावर -1। जैसे लिखते हैं हम लोग 1 cm यानी 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे तो सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, तो दिस इज -2 मीटर। तो ये जो 10 का पावर -1 है, 10 का पावर -2 है, ये सब मल्टीपल्स है। ये सब मल्टीपल्स को प्रीफिक्स भी कहा जाता है। तो ये सेंटीमीटर हुआ। इसे मान लेके लिखते हैं हम लोग 1 kg, तो आप जानते हैं कि इसको पढ़ेंगे हम लोग 1 किलोग्राम, और इसका मतलब हुआ किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, जानते हैं ना। तो ये जो है 10 का पावर, ये मल्टीपल हो गया। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो उसका हम कन्वर्सन के रूप में जो हम यूज करते हैं, वो 10 का मल्टीपल्स 10 के पावर के रूप में होता है। जो अगर 10 का प्लस पावर है तो मल्टीपल्स कहेंगे, 10 का अगर माइनस पावर है तो उसको सब मल्टीपल्स कहेंगे, और इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली एसआई को या एमके सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसका ज्यादा यूज होता है मैट्रिक सिस्टम का, और मैट्रिक सिस्टम से कैलकुलेशन में सुविधा होती है, काफी आसान होता है, क्योंकि 10 के पावर को लिखना और उसको चेंज करना काफी इजी है। एक दूसरा सिस्टम आता है जो एसआई का ही एडवांटेज है, उसको हम लोग कहते हैं रेशनलाइज सिस्टम। रेशनलाइज सिस्टम, रेशनलाइज सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लेते हैं एनर्जी की बात करें हम लोग, तो मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे तो जूल कहेंगे, अगर हीट एनर्जी कहेंगे तो कैलोरी कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे तो किलोवाट आवर या वाट आवर में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे अलग अलग एनर्जी का अलग अलग यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं। मतलब कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे जिस रूप में भी हो, उसका यूनिट हम एक ही लिखेंगे, यानी ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन बेस यूनिट, उसका सिर्फ एक ही बेस यूनिट होगा। ईच फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन बेस यूनिट, उसका सिर्फ एक ही बेस यूनिट होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी हो, किसी भी एनर्जी अगर एनर्जी के फॉर्म में है तो इसको जब भी लिखेंगे हम लोग इसको लिखेंगे जूल, जब भी लिखेंगे इसको जूल लिखेंगे। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी से बहुत सारे हैं, आगे हम लोग सब चैप्टर्स में तो डिस्कस करेंगे ही, डायमेंशन में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ इसका रेशनलाइज सिस्टम में आप इसको आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए कि फिजिक्स में चाहे जो भी यूनिट्स हो, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो एसआई सिस्टम में उन सबों का यूनिट हम एक ही रखेंगे। जैसे सारे एनर्जी चाहे जिस फॉर्म में भी हो उसका यूनिट हम जूल लिखेंगे। तो इसीलिए कहा गया है ईच फिजिकल क्वांटिटी है ओनली वन बेस यूनिट, और इस तरह की बात हम जहां भी करते हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं रेशनलाइज सिस्टम। इसके बाद तीसरा आया कोहेरेंट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सिस्टम
कोहेरेंट सिस्टम। आपको मालूम है कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, वो सभी कहां से ऑब्टेन होते हैं? वो सभी ऑब्टेन होते हैं बेस यूनिट से, यानी बेस क्वांटिटी से ऑब्टेन होते हैं। उसमें किसी तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोग उसको एग्जाम्पल में समझेंगे। ऑल डिराइव्ड units are obtained. All derived units are obtained by simply multiplying or dividing base units without using numerical values। न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन एक ब्रैकेट में लिख दीजिए अदर देन 1। एक तो रहेगा ही, एक के अलावा हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं नहीं कर सकते हैं। ऑल डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स विदाउट यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए सर क्या मतलब हुआ। जैसे हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यूनिट में लिखेंगे एसआई सिस्टम में, तो दिस इज मीटर, दिस इज सेकेंड, और इसको लिखेंगे मीटर सेकेंड इनवर्स और -1। तो यहां पर जैसे मीटर भी 1 है, सेकेंड भी 1 है, तो वेलोसिटी भी आपका 1 है। अब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट लिखने में हम 10 मीटर लिख दिए, समय लिखने में 5 सेकेंड लिख दिए, वो नहीं। जब भी हम जिसको भी चेंज करेंगे तो उसमें सारे जो ये बेसिक क्वांटिटीज होंगे सब 1 होगा, और जो रिजल्ट होगा वो भी 1 होगा, और इसी को हम लोग कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। मतलब कि जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो सभी बेस क्वांटिटीज से, फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते हैं, और वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 1 अदर देन 1 हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो ये यहां पर वैसे मानते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम यानी v बाय टी। अब यहां पर देखिए मीटर पर सेकेंड और नीचे भी सेकेंड, यानी हम इसको लिख सकते हैं मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पर पावर -2। तो फिर आप देख रहे हैं कि सब 1 है, देख रहे हैं 1 है, वहां दूसरा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इस तरह से जहां भी कन्वर्सन, जिस तरह से चेंज होता है, जो हम डिराइव करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को, उसको हम लोग कोहेरेंट सिस्टम में रख सकते हैं। तो 3 तरह का सिस्टम पढ़े। मेट्रिक का मतलब हुआ एक से दूसरे में चेंज करने में हम 10 के या तो प्लस पावर का इस्तेमाल करेंगे या 10 के माइनस पावर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ 10 बोलते हैं, जिसको प्रीफिक्सेस भी कहा जाता है। अभी आपको लिखेंगे प्रीफिक्सेस के विषय में। और दूसरा हम लोग आए तो इसको रेशनलाइज सिस्टम कहने का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ एक ही यूनिट होगा, चाहे जिस फॉर्म में भी रहे। एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट एक ही लिखेंगे, हर जगह उसको एक लिखेंगे। और तीसरा हुआ कोहेरेंट कहने का मतलब है कि डिराइव्ड यूनिट से, डिराइव्ड बेसिक यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट में बनाते हैं, लेकिन वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के अलावे हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी सब 1 के रूप में होगा और इधर भी सब 1 के रूप में होगा। तो ये हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीफिक्सेस देखेंगे, यानी 10 का प्लस पावर 10 का माइनस पावर, जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा पूरे फिजिक्स में होता है और आपको याद रखना चाहिए। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस में एक तो 10 का प्लस पावर, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 10, और अगर 10 का माइनस पावर देंगे तो इसको हम कहेंगे सब मल्टीपल्स ऑफ 10। इसका इस्तेमाल पूरी फिजिक्स में होता है और हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वैल्यू आते हैं। डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल करेंगे
तो 10 का पावर प्लस तो मल्टीपल ऑफ 10, 10 का पावर माइनस होगा तो सब मल्टीपल ऑफ 10। यानी अगर वैल्यू को हम बड़ा लिखना चाहते हैं तो 10 के प्लस पावर के रूप में लिखेंगे, वैल्यू को छोटा करना चाहते हैं तो 10 के माइनस पावर के रूप में लिखेंगे। तो पहला सब मल्टीपल्स ऑफ 10, सब मल्टीपल्स ऑफ 10, और ये प्रीफिक्सेस कहलाता है, जैसा ऊपर में लिखे हैं ये प्रीफिक्सेस होंगे। इन सब चीजों को याद रखना पड़ता है और इसका कोई नियम नहीं है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, ऑक्टो, तो ये सब ये नाम याद रखना चाहिए, इसका सीरियल सीक्वेंस याद रखना चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, एक्टो। और यहां पर इसका वैल्यूज लिखिए तो 10 का पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3। अब यहां से तीन बढ़ा दीजिए, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -21, 10 टू द पावर -24। तो ये याद करना बहुत आसान है, वैल्यूज तो याद करना आसान है, सिर्फ ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो और ऑक्टो। और यहाँ पर डेसी का सिंबल स्मॉल डी, सेंटी का सिंबल सी, मिली का सिंबल एम, माइक्रो का सिंबल म्यू, इसका म्यू होता है, नैनो का एन, पीको का स्मॉल पी, फेम्टो का एफ, एक्टो का ए, जेप्टो का जेड छोटा जेड और ऑक्टो का वाई, ये छोटा वाई। तो ये सारी चीज आपको याद रहना चाहिए और इसका इस्तेमाल हम लोग पूरे फिजिक्स में करते हैं, हर जगह करते हैं। जैसे 10 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -3। 1 सेंटीमीटर तो क्या लिखते हैं हम लोग, 10 टू द पावर -2 मीटर। तो जब तक ये आपको अगर प्रीफिक्सेस याद रहेंगे तो कैलकुलेशन में सुविधा होती है और ये बिल्कुल आसान है। ये याद रखना तो आसान है, सिर्फ ये सीक्वेंस आप याद कीजिए, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एक्टो, जेप्टो, ऑक्टो। सुबह में लिख लीजिए, आपने दीवार पर उसको लगा के टांग लीजिए, रोज देखते रहिए, जेप्टो, एक्टो करते रहिए। अब आया दूसरा, है 10 का पावर प्लस, यानी मल्टीपल्स ऑफ 10। ये प्रीफिक्स तो है ही, प्रीफिक्स तो कहा जाता है इसको, इसमें क्या आएगा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ओटा, ये सब इसके नाम है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा जीजा नहीं, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और ओटा। यहां पर इसका वैल्यू उसी तरह से प्लस में होगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18, 10 का पावर 21, 10 का पावर 24। जैसे उसमें माइनस में था यहाँ पर प्लस में रहेगा। डेका का सिंबल यहाँ पर लिखते हैं हम लोग DA, हेक्टो का H लिखते हैं, किलो का स्मॉल के, मेगा का यहाँ से कैपिटल चलेगा, मेगा M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल E, कैपिटल Z, कैपिटल Y। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी जाकर के आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, खासकर ये 12th क्लास में बहुत सारी सुविधाएं होंगी आपको इसको सॉल्व करने में। अब थोड़ा सा इसमें कुछ जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे लिखते हैं हम लोग 1 cm, आपने ऐसा लिख दिया
और आप कहते हैं कि 10⁻⁻² मीटर हुआ। बिल्कुल याद रखिए कि जब भी हम प्रीफिक्स के साथ यूनिट को रखते हैं, पहले तो प्रीफिक्स को आप अलग से नहीं लिख सकते हैं। प्रीफिक्स जब भी रहेगा यूनिट के साथ रहेगा, और जब उसको यूनिट के साथ रखेंगे तो बिल्कुल दोनों टच में रहना चाहिए, एकदम एक दूसरे के साथ, तभी ये 10⁻² मीटर पढ़ेंगे। नहीं तो ये जो पहला वाला है इसको हम पढ़ेंगे 1 कूलम मीटर। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि सी कूलम का सिंबल होता है तो इसको पढ़ेंगे कूलम मीटर। तो ये दोनों अलग नहीं होना चाहिए। 1 kg तो 1 kg, तो के और जी दोनों साथ होना चाहिए, दोनों साथ, अलग नहीं। जैसे अगर आप इसको अलग पढ़िए, ये हो गया 10⁻³ ग्राम, ये सही है। अगर आपने लिख दिया 1 k और g ऐसे लिख दिया तो ये अलग हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका किलोग्राम नहीं हुआ। तो दोनों प्रीफिक्स यूनिट के बिल्कुल साथ में होगा, और दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। और साथ साथ ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना हो सेंटीमीटर तो CM, ऐसे वो पॉइंट आप नहीं दे सकते, वो बीच में आप ये नहीं लिख सकते, डॉट नहीं दे सकते, ये भी गलत है। ऐसा नहीं, आपको दोनों को साथ में लिखना है और अलग नहीं लिखना। अगर अलग लिखते हैं तो उसका सेंस बदल जाएगा। तो ये तो है ही कि दोनों, और प्रीफिक्स को हम अलग से सेपरेट नहीं लिख सकते। जब भी रहेगा प्रीफिक्स यूनिट के साथ रहेगा, वो उसको रहना है। अब इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं मीटर, 1 मीटर, और हमको लिखना हो 10 मीटर, तो आप ऐसा नहीं कि इसको मीटर्स कर दीजिए, ये भी गलत है। या 10 ms ऐसा लिख दीजिए, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मीटर्स नहीं होगा, तब m का मतलब मिली हो जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताए थे कि दोनों साथ में लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं मीटर्स, जो कि प्लुरल फॉर्म में कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोई भी यूनिट का मतलब एक होता है, उसको आप प्लुरल फॉर्म में आप नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए जब जैसे किलोग्राम्स, एम्पियर्स, न्यूटन्स, ये सब चीज आप नहीं लिख सकते, प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। जब भी उसको लिखेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में, मतलब कि किलोग्राम या मीटर ही लिखेंगे। अब आइए इससे मान लेते हैं, लिखा हुआ है न्यूटन, मान लिखा हुआ है न्यूटन, और मान लिए लिखा हुआ है एम। हम लोग सब जानते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अगर आपने किसी साइंटिस्ट के नाम को कैपिटल लेटर से लिख दिया तो ये नेम हो गया, नेम ऑफ ए साइंटिस्ट। और अगर आपने स्मॉल लेटर से लिखा तब इसको आप कहेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। ये यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हुआ। न्यूटन छोटा सा लिखेंगे तब, लेकिन अगर आप सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं तब ये लिखेंगे, ये फॉर फोर्स हुआ, ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है तो यूनिट जब लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से, अगर कैपिटल लेटर से आपने लिख दिया तो वो नाम हो जाएगा, उसको नहीं मानेंगे हम लोग। ये मिस्टेक अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने आंसर शीट में आप लिखेंगे। और जब बताए अभी 2 बच्चों का अगर सेम अगर नंबर आ गया तो जब उसको हम माइन्यूटली देखते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों पर उसको अलग करते हैं कि नहीं, इसका नंबर कम होना चाहिए, इसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इन सब बारीकियों को आप याद रखेंगे, और भी बारीकी से हमें धीरे धीरे पढ़ाते समय हम आपको बताते चलेंगे कि कैसे क्या, कहाँ पर क्या लिखना है। अब देखिए एक और चीज, जैसे हम लोग एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, और इसको हम यूनिट के रूप में लिखेंगे तो मीटर बाय सेकेंड और फिर बटा सेकेंड। यानी हम लोग लिख दिए मीटर बटा सेकेंड, ऐसे 2 बार है ना, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड। ये जो आप ऐसे जो आप करते हैं इसको हम कहते हैं सॉलिडस। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज नोन एज सॉलिडस। किसी भी यूनिट में 2 बार सॉलिडस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, 2 बार आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब ये लिखना गलत होगा। आप जब भी लिखेंगे मीटर बटा सेकेंड का स्क्वायर, दोनों को साथ में रखेंगे और आप इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। यानी सॉलिडस का इस्तेमाल 2 बार आप नहीं कर सकते हैं, 2 बार आप करेंगे तो गलत है। इसलिए एक ही साथ उसको मिला करके आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज आप नहीं लिख सकते हैं। और जो बीच में जो ये स्लैश जिसको आप लोग बोल देते हैं, स्लैश नहीं है, दिस इज नोन एज सॉलिडस।
सॉलिडस कहा जाता है उसको, SOLIDUS, सॉलिडस। और ये सॉलिडस का इस्तेमाल डबल नहीं हो सकता है। दूसरा चीज, अगर आप इसी को जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर आपने लिख दिया ऐसे मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, तो ये भी गलत है। आपने लिख दिया मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, ये भी गलत है। कहने का मतलब है कि अगर आप सिंबल ऊपर में लिखते हैं तो नीचे भी आपको सिंबल लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों सिंबॉलिक होना चाहिए, और नहीं तो दोनों नाम लिखिए, ऊपर में मीटर लिखिए तो नीचे लिखिए सेकंड का स्क्वायर, सेकंड आप उसका वर्ड में लिखिए इस तरह से। लेकिन एक सिंबल में लिखिए और एक उसका इस तरह से लिखिए तो वो गलत हो जाएगा, उस तरह से हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग धीरे धीरे उसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके आगे हम लोग उसका इस्तेमाल कैसे क्या होता है इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर का वो है डायमेंशन। डायमेंशन तो ये हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। डायमेंशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे चैप्टर, फिजिक्स के हर चैप्टर में पहला चीज यूनिट एंड डायमेंशन ही है। पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तभी उस चैप्टर की जानकारी होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बेसिक चीज बता दूंगा कि ये क्या है, और जब हम उसके विषय में डिटेल्स जानना होगा तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब उसकी जानकारी होगी। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स अभी मैट्रिक पास करके 11th क्लास में पहुंचे हैं, 10th पास करके 11th में पहुंचे हैं, शुरू से हर जितने भी एपिसोड आप जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं इसको आप देखिए, बहुत मन से देखिए। मैं सारी चीज़ों को मैं पढ़ा दूंगा, बेसिक से लेकर के और आपके ऊपर के लेवल तक, माने उस चैप्टर में जितनी भी बारीकियां होगी उस बारीकी को मैं बताने का प्रयास करूंगा। टोटल आप लोगों को अपना मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं, इस क्षेत्र में 41 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मोर देन 41 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे जगहों पर पोस्टेड हैं, और मैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में रहा, डिफरेंट पोस्ट पढ़ा, टीचर लेक्चर सब के रूप में, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। मैं उसको बताना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेन पढ़ाई पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो बहुत सालों का मेरा अनुभव है, इसलिए मैं अपने बच्चों को जानता हूँ कि वे बच्चे कहाँ पे समझ सकते हैं और किस कोने में वो नहीं समझ सकते हैं। जिस कोने में आप नहीं समझ सकते हैं उस कोने को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। इसमें कहीं भी आपको, जैसे लोग कहते हैं ना कि जो नहीं समझ में आता कमेंट्स में आप लिख के भेजें, मैं समझता हूँ कि कमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मन में कहाँ पे डाउट्स है वो मैं जानता हूँ। इतने सालों तक मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते हैं। मैं जो बहुत जानकार स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े हुए हैं, उनको भी फायदा होगा, और जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी फायदा होगा। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, बिल्कुल मेरा सलाह आप लोगों से है कि हर क्लास को कीजिए, उसको छोड़िए नहीं, स्किप नहीं कीजिए, और अपने जो बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं, उनको जरूर आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। घर बैठे आराम से वो पढ़ सकते हैं। उनको 11th क्लास में मेरा चल रहा है, 12th क्लास में क्लास चल रहा है, आपको एक नया पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ की व्यवस्था यहीं पर हो जाएगी, सारा चीज़ मैं पढ़ा दूंगा, सारी चीज़ को मैं लिखा दूंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।